Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो है डेंगू। ठीक है। डेंगू एक तरह से एक बीमारी है जिसमें मुख्यतः रूप से फीवर आता है और ये मच्छर के काटने से फैलती है। हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। वो इंडिया में बहुत ही कॉमन बीमारी है और हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से ये बॉडी में फैलती है, इसके साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं। किस तरह से पहचान सकते हैं कि ये बीमारी डेंगू है, इसका इलाज क्या है और इसके रोकथाम के क्या क्या उपाय हैं। आज हम लोग इस वीडियो में, इस लेक्चर में डेंगू के बारे में ही जो कंप्लीट डिस्कशन है उसको करेंगे। वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले और भी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका ओवरव्यू, मतलब कि अवलोकन, मतलब कि हम लोग इस वीडियो लेक्चर में क्या क्या चीज़ें अंदर पढ़ेंगे या उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको और भी चीज़ें बताता रहूँगा, ठीक है। जो नोट्स हैं वो इसी के बारे में हैं कि अंदर क्या क्या लिखा है, बट मैं वर्बली आपको और भी जानकारी देता रहूँगा वीडियो के दौरान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले ओवरव्यू। तो ओवरव्यू के अंतर्गत जो सबसे पहला पॉइंट है वो है फीवर डेंगू, प्रोनाउंस एज डेंगी। ठीक है, इसको डेंगी फीवर भी कहते हैं। इज कॉज बाय द वायरसेस दैट आर ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो बाइट्स। ठीक है। ये जो डेंगू फीवर है, जिसको डेंगी भी फीवर भी कहते हैं, ठीक है, कई जगह पे इसको डेंडी फीवर भी कहते हैं। ये मच्छर के द्वारा फैलता है और एक वायरस के द्वारा कॉज होता है। ठीक है। जो मच्छर की प्रजाति है जो वो है मुख्य रूप से एडिस एजिप्टाई। ये मच्छर है दैट इज मोस्ट कॉमनली स्प्रेड दिस डिजीज थ्रू इट्स बाइट, जिसके काटने के द्वारा ये बीमारी फैलती है। एक और मॉस्किटो की प्रजाति है जो है एडिस एल्बोपिक्टस, इसके द्वारा भी काटने से फैलता है। ठीक, एडिस एजिप्टाई मोस्ट कॉमन है तो इसी कारण से इसको मुख्य रूप से माना जाता है। ठीक, और एडिस एजिप्टाई मच्छर को ही टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं, क्योंकि जो इसका मच्छर होता है उसके ऊपर वाइट कलर के स्ट्रिप्स होते हैं, आप लोग फोटो में देख सकते हैं। ठीक है। इट इज़ अ सीवियर इलनेस विथ सिम्टम्स एज फीवर, इंटेंस मसल एंड जॉइंट पेन। ठीक है, इसमें मसल और जॉइंट पेन होता है। एग्जॉशन मतलब थकावट होती है, और स्वलन ग्लैंड मतलब लिम्फेडिनोपैथी भी देखी जाती है, और इसमें रैशेस भी मिलते हैं। इन द अदर नेम ऑफ डेंगू इज ब्रेक बोन फीवर। इसमें हड्डी तोड़ बुखार, मतलब कि ऐसा लगता है जैसे हड्डियां टूट रही, इस प्रकार का बुखार भी होता है। पेन इसमें इस तरह से होता है, इसी वजह से इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। बिकॉज डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय अ वायरस, देयर इज नो स्पेसिफिक मेडिसिन और एंटीबायोटिक टू ट्रीट इट। ठीक है, क्योंकि ये वायरस के द्वारा होता है इसलिए नो स्पेसिफिक मेडिसिन और एंटीबायोटिक, इसकी कोई स्पेसिफिक एंटीबायोटिक या मेडिसिन नहीं है। फॉर टिपिकल डेंगू फीवर द ट्रीटमेंट इज डायरेक्टेड टू रिलीफ ऑफ द सिम्टम, मतलब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसमें करते हैं। ठीक है, इसमें जो फेज होता है, मतलब कि इसमें जो ट्रीटमेंट होता है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। द एक्यूट फेज ऑफ इलनेस विथ फीवर लास्ट अबाउट 1 to 2 weeks। ठीक, जो एक्यूट फेज होता है जिसमें बीमारी होती है फीवर के साथ, व्यक्ति जो इलनेस मुख्य रूप से बीमार होता है वो 1 से 2 हफ्ते तक रहती है। एंड डेंगू कैन affect anyone but tend to be more severe in people with compromised immune system। इससे ये किसी को भी हो सकता है, लेकिन नुकसान या सीवियर उन लोगों के लिए ज़्यादा होता है जिनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड होता है। इसी के साथ ही साथ लिखा है बिकॉज इट caused by one of 5 serotype of virus it is possible to get dengue fever multiple time। हम जानते हैं कि कोई भी बीमारी होती है उसके खिलाफ जो बॉडी है वो इम्यून हो जाती है, फिर वो बीमारी दोबारा होने के चांसेस अलग होते हैं। बट डेंगू में क्या होता है, डेंगू में पहले 4 सेरोटाइप थे लेकिन अब 5 हो गए हैं, इसके बारे में अभी बताऊंगा आपको। इसमें क्या होता है, अगर एक सेरोटाइप से आपको बीमारी हुई, बॉडी ने उसके खिलाफ तो एंटीबॉडी बना ली फ्यूचर के लिए, बट अगर आपको दूसरे सेरोटाइप से बीमारी होती है तो जो एंटीबॉडी होती है वो काम नहीं करती, आपको फिर से सेम प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ठीक है। हाउएवर यही बात लिखी है यहीं पे कि एन अटैक ऑफ डेंगू प्रोड्यूस इम्यूनिटी फॉर अ लाइफ टाइम टू दैट पर्टिकुलर वायरल सेरोटाइप टू विच द पेशेंट वाज एक्सपोज्ड। मतलब कि जब अगर मान लीजिए पहले सेरोटाइप से वो एक्सपोज हुआ तो उसकी जो इम्यूनिटी है फॉर वो लाइफ टाइम डेवलप हो जाती है, लेकिन अगर दूसरा सेरोटाइप करता है तो उसमें चांसेस
जो बीमारी है वो सेम प्रोसेस से निकलेगी, उसके खिलाफ एंटीबॉडी काम नहीं करेंगी। ठीक, सो ये हो गया डेंगू का ओवरव्यू। फिर इसके बाद देखते हैं इसकी एपिडेमियोलॉजी। डेंगू फीवर इज प्रिवेलेंट थ्रू ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक एरियाज। सो यहाँ पे देखिए वर्ल्ड का मैप है, आप देख सकते हैं कि किन देशों में सबसे ज़्यादा डेंगू के केसेस होते हैं। जितने भी देश हैं ये ट्रॉपिक या सब ट्रॉपिक एरियाज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, वही लिखा है कि अबाउट 40% ऑफ द वर्ल्ड इज करेंटली एट रिस्क फॉर डेंगू। 40% जो 40% जो वर्ल्ड है ये करेंटली रिस्क फॉर डेंगू है। ओनली 40 ईयर अगो अकॉर्डिंग टू WHO देयर वर ओनली 9 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड दैट आर एक्सपीरियंस सीवियर डेंगू एपिडेमिक्स। सिर्फ 9 कंट्री थी आज से 40 साल पहले जिन्होंने डेंगू के एपिडेमिक्स को एक्सपीरियंस किया था। बट टुडे एस्टिमेट्स बिटवीन 50 और 100 मिलियन डेंगू इन्फेक्शन एवरी ईयर। लगभग 50 से 100 मिलियन के बीच जो है एक्सपीरियंस होता है। और आज के समय में WHO की रिपोर्ट्स के हिसाब से अभी के समय में 128 कंट्रीज जिसमें मोस्टली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन है और उसमें मोर देन 3 बिलियन पीपल जो हैं वो रिस्क पे आते हैं। ठीक है, इन्फेक्शन के रिस्क में के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इन इंडिया द केसेस हैज़ इंक्रीज शार्पली ओवर पास्ट 5 ईयर। इंडिया में भी पिछले 5 साल में जो केसेस हैं उनकी संख्या शार्पली इंक्रीज हुई है और 38,000 सो फार इन 2013 की रिपोर्ट के हिसाब से 38,000 केस रिपोर्ट हुए थे। ठीक, सो ये हो गया। फिर इसके बाद देखते हैं कॉजेस के बारे में। इसके कॉज क्या क्या होते हैं। तो कॉज की अगर बात की जाए तो डेंगू फीवर वायरस डेनवी इज एन RNA वायरस। ठीक है, ये वायरस के द्वारा फैलता है और जो वायरस है वो एक तरह का RNA वायरस है। फ्रॉम द फैमिली फ्लैवीविरिडी फैमिली से है और इसका जीनस जो है वो है फ्लैवी वायरस। इस वायरस के बारे में और जान लेते हैं। ठीक है, ये वायरस जो होता है ये एनवेलप्ड पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस होता है। ठीक है, जो फ्लैवी वायरस जीनस होता है और इसकी फैमिली फ्लैवीविरिडी होती है। सो ये डायग्राम में देख सकते हैं वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो बताया गया है। और ये जो वायरस है ये मच्छर के द्वारा फैलता है, ये भी आप लोग जानते हैं। सो इसी के बारे में लिखा है कि मोस्ट आर ट्रांसमिटेड बाय ऑर्थोपोड्स, मतलब मॉस्किटो और टिक्स के द्वारा होते हैं। एंड आर देयर फॉर आल्सो रेफर टू एज अर्बी वायरसेस, मतलब ऑर्थोपोड बोर्न वायरसेस, मतलब कि जो ऑर्थोपोड बोर्न वायरसेस होते हैं उनको भी बताया अर्बो वायरसेस कहा जाता है। सो ये जो हैं ये मोस्टली ऑर्थोपोड्स के द्वारा ट्रांसमिट होते हैं और इसी के कारण से इनको अर्बो वायरस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देयर इट इज़ कॉज्ड बाय फॉलोइंग ऑफ 4 सेरोटाइप। ठीक है, और इस वायरस के 4 सेरोटाइप हैं, DEN1, DEN2, DEN3, DEN4। और द नंबर रिफ्लेक्ट द ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, मतलब कि जैसे जैसे ये पाए गए हैं, मतलब कि जैसे जैसे इनकी डिस्कवरी हुई उस हिसाब से इनका नाम लिखा गया है, ना कि सीवियरिटी के हिसाब से कि DEN1 जो है वो ज़्यादा सीवियर है, DEN2 कम सीवियर है, ऐसे नहीं। DEN1 पहले पाया गया, फिर DEN2 बाद में, फिर DEN3, फिर DEN4। ठीक है, दीज 4 ओरिजिनेटेड इन मंकी एंड जम्प टू ह्यूमन इन ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिक रीजन ओवर द सेंचुरी अगो। ये सब जो वायरसेज हैं मंकी में ओरिजिनेट हुए हैं और ह्यूमंस में आ गए। ठीक है, सेंचुरीज अगो पहले ही आ गए थे। हाउएवर एक 5th टाइप हैज़ बीन डिस्कवर्ड बाय दैट मैन निकास वसीलाकिस, PhD ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास मेडिकल ब्रांच इन गैल्वेस्टन, DEN5। इसका नाम DEN5 रखा गया है और इस पर अभी शोध चल रहा है। ठीक है, तो मुख्य रूप से अभी 4 ही याद करिए। अगर ज़्यादा ही कुछ आ जाता है एग्जाम्स में या फिर आपको ज़्यादा जानकारी के लिए आप DEN5 के बारे में भी देख सकते हैं गूगल पे। फिर इसके बाद देखते हैं इसका ट्रांसमिशन। सो डेंगू वायरस इज प्राइमरीली ट्रांसमिटेड बाय एडिस मॉस्किटो, पर्टिकुलरली एडिस एजिप्टाई। ठीक है, जो एडिस एल्बोपिक्टस है उसके बारे में बताया, लेकिन मुख्य रूप से एडिस एजिप्टाई के द्वारा ही फैलता है। दे टिपिकली बाइट ड्यूरिंग द डे। ठीक है, और दिन में भी कब, अर्ली मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग। ठीक है, ह्यूमन्स आर द प्राइमरी होस्ट ऑफ द वायरस, ह्यूमन जो है इसके प्राइमरी होस्ट हैं, बट इट ऑल्सो सर्कुलेट ऑन नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स। सो ह्यूमन जो है इसके प्राइमरी होस्ट वायरस हैं, बट ये और जीव जंतुओं में भी सर्कुलेट करता है। ठीक है, और एन इन्फेक्शन कैन बी एक्वायर्ड बाय सिंगल बाइट, और एक मच्छर की एक सिंगल बाइट के द्वारा भी इसका इन्फेक्शन शरीर में फैल सकता है। द फीमेल मॉस्किटो दैट टेक्स अ फूड या ब्लड मील फ्रॉम अ पर्सन infected with dengue fever become itself infected with the viruses in the cell
लाइनिंग इट्स गट। ठीक है, एक इसके साइकिल के बारे में अगर देखा जाए तो एक इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, उसको ये मच्छर काटता है, फीमेल मॉस्किटो काटता है, और उसके बाद के जो इन्फेक्शंस मतलब कि उस बाइट से जो ह्यूमन के अंदर जो वायरस होता है वो इसके गट में चला जाता है। ठीक है, और फिर वहाँ से 8 से 10 दिन बाद द वायरस स्प्रेड्स अदर टिश्यू, मच्छर में अदर टिश्यू में फैलता है और वहाँ के सलाइवरी ग्लैंड्स तक आ जाता है, और फिर वहाँ से सलाइवा से सब्सिक्वेंटली रिलीज होता रहता है। फिर उसके बाद द वायरस सीम्स टू हैव नो डिटरमिन इफेक्ट ऑन मॉस्किटो, मच्छर पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके कारण से ये जो मच्छर है वो लाइफ टाइम के लिए इन्फेक्टेड रहता है। एडिस एजिप्टाई प्रेफर्स टू ले इन आर्टिफिकल वाटर, मतलब स्टेगनेंट रुके हुए पानी में अंडे देती है, टू लिव इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू ह्यूमन। ठीक है, तो जो है साफ पानी, जो रुका हुआ साफ पानी होता है उसमें ये मच्छर अंडे देता है, जिसके कारण से ताकि जो अंडे हैं वो ह्यूमन के कांटेक्ट में करीब से करीब रहें और मच्छर हैं वो भी कांटेक्ट में करीब करीब रहें, एंड टू फीड ऑन पीपल रादर देन अदर वर्टिब्रेट्स, और इसी कारण से ह्यूमंस के ऊपर फीड कर सकें अदर वर्टिब्रेट्स के मुकाबले। ठीक है, इट कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय द इन्फेक्टेड ब्लड प्रोडक्ट एंड थ्रू ऑर्गन डोनेशन। ठीक है, इन्फेक्टेड ब्लड प्रोडक्ट के द्वारा भी ये ट्रांसमिशन होता है, और ऑर्गन डोनेशन, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और उसका ऑर्गन डोनेट हेल्दी पर्सन में किया जाता है तो उसके कारण भी ये फैल सकता है। वर्टिकल ट्रांसमिशन, मतलब कि इसमें मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और एट बर्थ इसको रिपोर्ट किया गया है। ये बर्थ मतलब कि माँ से बच्चे को भी गर्भवती महिलाओं में हो सकता है। फिर इसके बाद देखते हैं ट्रांसमिशन साइकिल। सबसे पहले देखते हैं ट्रांसमिशन का साइकिल 1। ठीक है, तो ट्रांसमिशन फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन, इसमें क्या होता है कि जो मच्छर है एक जो वेरेमिक ह्यूमन है, जो रोगी ह्यूमन है, ठीक है, उसको बाइट करती है। ठीक है, और फिर अगर वो 10 से 12 दिन के अंदर एक हेल्दी पर्सन को बाइट करती है तो उससे जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी के बारे में दिखा है रेप्लिकेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ डेंगू वायरस। ठीक है, वायरस ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन इन मॉस्किटो सलाइवा। ठीक है, ह्यूमन में मॉस्किटो सलाइवा के द्वारा होता है। ठीक है, देन वायरस रेप्लिकेट्स इन टारगेटेड ऑर्गन। ठीक है, ह्यूमन के अंदर जाके टारगेटेड ऑर्गन में ये रेप्लिकेट करता है। ठीक है, वहाँ पे ये वाइट ब्लड सेल को इन्फेक्ट करता है और लिम्फेटिक टिश्यूज़ को इन्फेक्ट करता है। फिर उसके बाद जो वायरस होता है वो रिलीज होता है और सर्कुलेट इन ब्लड, पहले ऑर्गन्स को टारगेट करता है, लिम्फेटिक सिस्टम को टारगेट करता है, फिर उसके बाद ये ब्लड सर्कुलेशन में रिलीज होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर से वही साइकिल चलता है, एक मच्छर आके इस वेरेमिक पर्सन को बाइट करता है और फिर हेल्दी पर्सन को बाइट करता है, फिर से यही साइकिल चलता है। फिर इसके बाद देखते हैं साइकिल 2, मतलब मच्छर के अंदर क्या साइकिल होता है। ठीक है, तो सेकेंड मॉस्किटो इंजेस्ट वायरस विद द ब्लड। ठीक है, अब कोई हेल्दी मॉस्किटो मान लीजिए किसी वेरेमिक पर्सन को काट लेता है, तो जो वायरस है वो मच्छर के उसमें चला गया। फिर वायरस रेप्लिकेट इन मॉस्किटो मिडगट। ठीक है, फिर वो उस मॉस्किटो के मिडगट में रेप्लिकेट करता है और भी ऑर्गन है वहाँ पे भी उनको इन्फेक्ट करता है, और फिर सलाइवरी ग्लैंड में तक पहुँच जाता है, और फिर वहाँ सलाइवरी ग्लैंड्स में वहाँ जाके ये रेप्लिकेट करता है। साइकिल 3 में अगर देखी जाए तो इसमें वेरेमिया, मतलब कि जो वेरेमिक पर्सन है उसके बारे में, ह्यूमन 1 की बात की जाए, फिर एक्सटेंसिव इंक्यूबेशन पीरियड, फिर उसके बाद ह्यूमन 2 में गया मच्छर, वहाँ पे इंटेंसिव इंक्यूबेशन पीरियड होता है, फिर उसके बाद वो भी वेरेमिक पर्सन हो जाता है, मतलब कि वो भी रोगग्रस्त हो जाता है। ये होगी 3rd साइकिल। फिर इसके बाद देखते हैं ये जो वायरस है ये ह्यूमन बॉडी को किस तरह से इफेक्ट करता है, इसके बारे में देखते हैं। ठीक, सो बाइट ऑफ एडिस एजिप्टाई, सबसे पहले देखते हैं कि मच्छर ने एक हेल्दी ह्यूमन को काटा, वायरस पेनेट्रेट द स्किन, वो स्किन को पेनेट्रेट किया वायरस ने। ये इन्फेक्ट सबसे पहले किसको करता है, लैंगरहैंस सेल को। वायरस इन्फेक्ट एंड रेप्लिकेट इनसाइड लैंगरहैंस सेल। फिर उसके बाद इम्यूनिटी ऑफ स्किन कॉम्प्रोमाइज होती है। फिर इसके बाद लैंगरहैंस सेल रिलीज इंटरफेरोन टू लिमिट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। लैंगरहैंस सेल जो होते हैं ये इंटरफेरोन को रिलीज करते हैं, जिससे जो है इन्फेक्शन के है उसके स्प्रेड को लिमिटेड किया जा सके। फिर इन्फेक्टेड लैंगरहैंस सेल गो टू द लिम्फेटिक सिस्टम टू मेक द इम्यून सिस्टम अलर्ट। लिम्फेटिक सिस्टम में सिग्नल जाता है उसको अलर्ट करने के लिए। फिर उसके बाद सर्कुलेशन में जाता है, रिजल्ट इन वेरेमिया। जो इन्फेक्टेड लैंगरहैंस सेल हैं वो सर्कुलेशन में गए, जहाँ से वेरेमिया होता है, मतलब कि हाई लेवल ऑफ वायरसेस इन ब्लड स्ट्रीम, वहाँ से वायरस जो है
ब्लड स्ट्रीम्स में पहुंच जाता है। एक्टिवेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, वहाँ से फिर बाद में इम्यून रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। WBC की जो मात्रा है वो बढ़ती है, लिम्फोसाइट की मात्रा बनती है, न्यूट्रोफिल्स और वाइट ब्लड सेल्स की मात्रा घटती है, और लिम्फोसाइट को छोड़ के जो और नॉर्मल WBCs हैं और रेड ब्लड सेल हैं, इनकी मात्रा घटती है। सो इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वो एक्टिवेट होता है, लिम्फोसाइट्स की मात्रा बढ़ती है, और फिर न्यूट्रोफिल, रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल, इनकी मात्रा घटती है, ठीक है। यहाँ से फिर क्या होता है, रिलीज ऑफ पायरोजन, ठीक है। पायरोजन रिलीज होते हैं जो कि फीवर करते हैं और BP को भी हाई करते हैं वेसल्स में, ठीक। जिसके कारण जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो जो ब्लड है, जो रैशेज हैं वो स्किन पे नज़र आते हैं, ठीक है। और इसी के बाद डेंगू होता है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर उसके बाद देखते हैं पैथोजेनेसिस, कि ये जो वायरस है ये किस प्रकार से बॉडी को इफेक्ट करता है, कहाँ कहाँ पे कितना इफेक्ट करता है। सो पहले देखते हैं, व्हेन अ मॉस्किटो कैरिंग डेंगू वायरस बाइट्स अ पर्सन, द वायरस एंटर द स्किन टुगेदर विद द मॉस्किटो सलाइवा, सलाइवा भी जाता है और वायरस भी जाता है। इट बाइंड टू एंड एंटर WBC में एंटर करता है, एंड रिप्रोड्यूस इनसाइड द सेल, और WBC के अंदर ये रिप्रोड्यूस करता है, और WBC बॉडी में चारों तरफ घुमा करते हैं, तो इसका मतलब ये सर्कुलेशन में आ गया। द वाइट ब्लड सेल रिस्पॉन्ड बाय प्रोड्यूसिंग द नंबर ऑफ सिग्नल प्रोटीन, और WBC इसका रिस्पॉन्स करती हैं सिग्नलिंग प्रोटीन जैसे साइटोकाइंस, इंटरफेरॉन्स, ठीक है, जो कि कई सिम्टम्स के लिए रिस्पॉन्सिव है, जैसे फीवर हो गया, फ्लू लाइक सिम्टम हो गया, या सीवियर पेन के लिए भी ये जो इंटरफेरॉन्स हैं, ये प्रोटीन्स हैं, ये रिस्पॉन्सिबल हैं। इसी के कारण जो लक्षण हैं, जैसे फीवर हो गया और फ्लू लाइक हो गया, पेन हो गया, दर्द हो गया, ये सब डेंगू में दिखाई पड़ते हैं। इन सीवियर इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन सीवियर हो जाए तो जो वायरस प्रोडक्शन होता है बॉडी के अंदर वो बहुत ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज़ हो जाता है, एंड मैनी मोर ऑर्गन जैसे लीवर, बोन मैरो, ये सब भी डिस्टर्ब होते हैं, इफेक्ट होते हैं, एंड फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम लीक्स थ्रू द वॉल ऑफ द स्मॉल ब्लड वेसल इनटू द बॉडी कैविटीज़। सो मैंने अभी बताया कि जो डेंगू अटैक होता है, जब डेंगू का वायरस आता है तो ब्लड वेसल के अंदर की जो एंडोथेलियल सेल लाइनिंग होती है उसमें गैप बढ़ जाता है, एंडोथेलियल सेल का डैमेज भी होता है, जो जिससे कैपिलरी रिलीज या कैपिलरी लीक भी कहते हैं। सो उसके कारण भी फ्लूइड होता है वो रिलीज होता है, तो जिसके कारण से सूजन आ जाती है आँखों के साइड और चेहरे में, या फिर एसाइटिस जैसी कंडीशंस भी देखने को मिलती हैं। तो इसी के बाद एज अ रिजल्ट लेस ब्लड सर्कुलेशन इन द ब्लड वेसल एंड द ब्लड प्रेशर बिकम सो लो दैट इट कैन नॉट सप्लाई सफिशिएंट ब्लड टू वाइटल ऑर्गन। अब जब ब्लड निकल गया बॉडी से तो सर्कुलेशन में कम ब्लड रह गया, जिसके कारण से क्या होता है, ब्लड बिकम प्रेशर लो हो जाता है, और जो वाइटल ऑर्गन है वहाँ तक भी सप्लाई पहुँच पाना मुश्किल हो जाता है। इसी के साथ डिसफंक्शन ऑफ द बोन मैरो, ठीक है। अब चूँकि ये जो वायरस है ये WBC को टारगेट करता है, बोन मैरो, और WBC बोन मैरो से बनती है, तो जब ये बहुत ही ज़्यादा फंक्शन, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वायरस बढ़ जाता है, सो ये बोन मैरो को भी अफेक्ट करता है, और जिसके कारण से जो नंबर ऑफ प्लेटलेट होती हैं वो भी बहुत अधिक मात्रा में घटती हैं, विच आर नेसेसरी फॉर इफेक्टिव ब्लड क्लॉटिंग, और जिसके कारण से जो ब्लड क्लॉटिंग की आवश्यकता है वो भी नहीं हो पाती है, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग बॉडी में कई जगह पे आवश्यकता पड़ती है, वो भी नहीं हो पाती है। दिस इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, और इसके कारण जो ब्लीडिंग का रिस्क है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, जो कि एक और मेजर कॉम्प्लिकेशन है डेंगू फीवर की। और अगर मान लीजिए कहीं से ब्लीडिंग होने भी लगती है तब इसको नाम दे देते हैं हेमोरेजिक डेंगू फीवर, ठीक है। ये बात आप याद रखिए, अगर कहीं से ब्लीडिंग होने लगती है डेंगू के दौरान तो उसके कारण से उसको हेमोरेजिक डेंगू फीवर कह सकते हैं। फिर देखते हैं इसके बाद साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। तो टिपिकली पीपल इन्फेक्टेड विद डेंगू फीवर आर एसिम्प्टोमेटिक, जो भी पीपल होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं लगभग 80% के केसेस में, और कई बार माइल्ड सिम्टम्स आते हैं, ठीक है, सच एज अनकॉम्प्लिकेटेड फीवर जैसे माइल्ड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। लगभग 5% लोगों में मोर सीवियर इलनेस एंड इन स्मॉल प्रोपोर्शन इट इज़ लाइफ थ्रेटनिंग, और बहुत ही कम मात्रा में ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है, ठीक है। जो वायरस है इसका इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 14 दिन के बीच होता है,
लेकिन जनरली देखा जाए तो 4 से 7 दिन के बीच ये सही हो जाता है। तो इसी के कारण जो मतलब कि सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट बोलने का यही मतलब है कि जो वायरस है वो अपना काम करके चला जाएगा, बॉडी को इम्यूनिटी को इतना मजबूत करिए कि वो उस नुकसान को झेल सके। सो अब वायरस को हम मार सकते नहीं क्योंकि उसके लिए वैक्सीन या तो उसके लिए दवाई या कोई एंटीबायोटिक बनी नहीं, वैक्सीन बनी है, लेकिन वैक्सीन हेल्दी पर्सन में काम आती है। ठीक है, जब व्यक्ति हेल्दी रहे उस वक्त वैक्सीन का प्रयोग किया जा सकता है, बट पर्सन जो खुद ही पहले ही उससे इन्फेक्ट हो चुका है तो उस समय वैक्सीन का प्रयोग नहीं करते। सो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए जो पेशेंट हैं उसकी बॉडी को इतना इम्यून सिस्टम उसका हेल्दी करने की कोशिश करते हैं, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं कि जो वायरस है वो जितने समय तक बॉडी के अंदर है उतने समय तक अपना जो साइकिल है वो पूरा करे और उसके बाद निकल जाए बॉडी से या मर जाए, और उसके दौरान बॉडी जो हमारी है उसके नुकसान को झेलने में सक्षम रहे। ठीक, सो मेन ट्रीटमेंट इसी तरह से होता है डेंगू का। फिर देखते हैं इसके बाद, चिल्ड्रन ऑफ्टन एक्सपीरियंस सिम्टम्स सिमिलर टू दोज ऑफ कॉमन कोल्ड एंड गैस्ट्रोएंटेराइटिस, वोमिटिंग एंड डायरिया भी होता है इनको, and have a greater risk of severe complication, though initial symptoms are generally mild and include fever। शुरुआत में तो जो होता है इनको माइल्ड या छोटे मोटे सिम्टम्स या माइल्ड फीवर आता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस या कॉमन कोल्ड जैसे सिम्टम आते हैं। गैस्ट्रोएंटेराइटिस के अंतर्गत इनको वोमिटिंग और डायरिया की जो प्रॉब्लम्स है वो भी क्रिएट हो जाती हैं। और अगर पर्सन डेंगू एंडेमिक एरियाज़ में घूम के आया है और 14 से 15 दिन के अंदर घूम के आया है उस एरिया में, तो जो सिम्टम्स रहते हैं उससे उनके द्वारा जो डायग्नोसिस बनाने में हेल्प हो जाती है। ठीक है, जैसा अभी हम लोग बता ही चुके हैं कि जो मोस्ट इन्फेक्टेड पेशेंट्स होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। सो इसी के बाद देखते हैं मतलब कि जो इसके फेजेस के दौरान, ठीक है, इसके 3 फेज होते हैं और इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो एक एंडेमिक में कुछ और आएंगे डेंगू के सिम्टम, और अगली बार जब ये एंडेमिक आता है तब उसके सिम्टम्स या कुछ और प्रेजेंटेशंस होती हैं। ऐसा भी देखा गया है कई बार। तो इस कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं डेंगू के वो हैं जैसे सडन ऑनसेट ऑफ फीवर, ठीक है, फीवर का तुरंत आ जाना या तेज़ी से आना। फिर उसके बाद हेडेक टिपिकली लोकेटेड बिहाइंड द आइज, ठीक है, सर दर्द होना, मसल एंड जॉइंट पेन और रैशेस। तो रैशेस जो है ये डेंगू मलेरिया के केसेस में जो है ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाने में बहुत हेल्पफुल होती है टाइफाइड और डेंगू में। फिर इसके बाद देखते हैं द ऑल्टरनेटिव नेम फॉर डेंगू इज ब्रेकबोन फीवर कम्स फ्रॉम द एसोसिएटेड मसल एंड जॉइंट पेन। ठीक है, इसमें इतना ज़्यादा मसल और जॉइंट पेन होता है कि ऐसा लगता है रोगी को कि उसकी हड्डियाँ टूट रही हैं, इसी वजह से इसको ब्रेकबोन फीवर कहते हैं। और इन्फेक्शन का जो कोर्स होता है वो 3 फेजेज में होता है, फेब्राइल, क्रिटिकल और रिकवरी फेज, और इसी के दौरान जो सिम्टम्स होते हैं वो बनाए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फेब्राइल फेज। सो ये जो फेब्राइल फेज है ये वायरस के बॉडी में प्रवेश करने के 4 से 5वें दिन पे चालू होता है, और इसमें हाई फीवर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक एंड एसोसिएटेड विद जनरलाइज पेन एंड हेडेक, और ये 2 से 7 दिन तक बॉडी में रहता है। और इसी के दौरान इसमें वोमिटिंग आ सकती है, 50 से 80% केसेस में रैशेज भी देखे गए हैं, ठीक है, फ्लश्ड स्किन और लेटर द कोर्स ऑफ इलनेस और मीजल्स लाइक रैश भी इसमें देखने के मिलते हैं। समटाइम पिटेकी भी देखने को मिलती है, स्मॉल रेड स्पॉट दैट डू नॉट डिसअपियर व्हेन स्किन इज प्रेस्ड विच आर कॉज्ड बाय ब्रोकन कैपिलरीज। ठीक है, ब्रोकन कैपिलरीज के द्वारा जो स्पॉट्स हैं वो भी देखने को मिलते हैं। माइल्ड ब्लीडिंग फ्रॉम द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द माउथ एंड नोज, ठीक है, हल्की फुल्की म्यूकस मेम्ब्रेन से जो ब्लीडिंग है वो भी देखने को मिलती है। और इसी के साथ ही साथ हेडेक, माइल्जिया, फैटीग, जनरल वीकनेस, नोजिया और वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, रेट्रो ऑर्बिटल पेन मतलब कि बिहाइंड द आइज पेन देखने को मिलता है। लिम्फेटो एडिनोपैथी भी देखने को मिलती है, कई बार हेपेटोमेगाली भी देखने को मिलती है, मैकुलोपेपरल रैश भी देखने को मिलती है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखा जाए तो कई बार कफ या सोर थ्रोट या कंजेशन इन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी देखने को मिलता है। ल्यूकोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, ट्रांसएमिनाइटिस भी देखने को मिलता है। लीवर में भी कई प्रकार से जो एंजाइम होते हैं उनका सिक्रेशन बढ़ जाता है, तो अगर आप एलएफटी करवाते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, तो उसमें एएलटी, एएसटी ये सब बढ़े मिलते हैं। कई बार हर पेशेंट को फेब्राइल फेज के दौरान फीवर नहीं होता है, और कई बार माइल्ड हेमोरेजिक मैनिफेस्टेशन भी देखने को मिलता है, जैसे मैं बता चुका हूँ। और इसी फेज के दौरान कई पेशेंट
रिकवर भी हो जाते हैं। और जो 8वें फीवर है वो 8 या 7 या 8 दिन बाद चला ख़त्म भी हो जाता है। फिर इसके बाद आता है क्रिटिकल फेज। तो क्रिटिकल फेज, ड्यूरिंग दिस फेज देयर में बी सिग्निफिकेंट फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द चेस्ट एंड एब्डोमिनल कैविटी। जैसे मैंने बताया जो कैपिलरी परमेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है, जो कैपिलरी परमेबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण से जो फ्लूइड है वो बॉडी के अंदर आने लगता है, ठीक है, कैविटीज़ के अंदर फिल होने लगता है, तो जिसके कारण से लीकेज होता है। दिस लीड टू डिप्लेशन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम सर्कुलेशन, जिसके कारण से जो फ्लूइड है वो सर्कुलेटरी सिस्टम में कम होता है और जिसके कारण से ब्लड सप्लाई होती है वो डिक्रीज होती है वाइटल ऑर्गन्स के लिए। इस फेज के दौरान क्या होता है, ऑर्गन डिसफंक्शन एंड सीवियर ब्लीडिंग टिपिकली फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से सीवियर ब्लीडिंग होने के चांसेस जो होते हैं बढ़ जाते हैं या देखने को मिलती है। में अकर शॉक, डेंगू शॉक सिंड्रोम, और इसी के दौरान शॉक भी आ सकता है, ठीक है। अब फ्लूइड नहीं है, बीपी लो हुआ, ऑर्गन्स को जो है प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिल नहीं रही, ऑर्गन का डिसफंक्शनिंग चालू हो गई, जिससे शॉक डेवलप हो सकता है, जिसे डेंगू शॉक सिंड्रोम कहते हैं। या फिर अगर ब्लड बहुत ज़्यादा मात्रा में बह रहा है, हेमरेज टाइप कंडीशन है, तो उसे डेंगू हेमोरेजिक फीवर भी कहते हैं। और इसका जो परसेंटेज है लेस देन 5% ऑफ ऑल केसेस ऑफ डेंगू। However, those who have previously has been infected with other serotypes of dengue viruses, मतलब secondary infection, are at increased risk। मतलब कि अगर मान लीजिए कि किसी पर्सन को पहले से ही एक अलग सेरोटाइप का इन्फेक्शन और दोबारा हो जाता है, तो उनके अंदर इस चीज़ का रिस्क और भी ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। दिस क्रिटिकल फेज while rare occurs relatively more commonly in children and young adults। रेयर है लेकिन ये चिल्ड्रन और यंग एडल्ट्स में ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। और इसके दौरान क्या क्या देखने को मिल सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सीवियरी रूप से, ब्लीडिंग बात हो चुकी है, मेनोरेजिया भी देखने को मिलता है। सो ये सब सिम्टम्स भी क्रिटिकल फेज के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद आता है रिकवरी फेज। फिर इसके बाद देखते हैं रिकवरी फेज। तो रिकवरी फेज में अगर देखा जाए, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द लीक फ्लूइड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। सो ब्लड स्ट्रीम से जो भी फ्लूइड लीक हुआ होता है वो नॉर्मल रीएब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद सीवियर इचिंग एंड स्लो हार्ट रेट, अच्छी खासी इचिंग होती है और हार्ट रेट स्लो होता है। अनदर रैश में अकर विथ आइदर मैकुलर पॉपुलर और वेस्कुलाइटिस अपीयरेंस विच फॉलोड बाय द पेलिंग ऑफ स्किल। फ्लूइड ओवरलोड स्टेट में अकर इफ इट इज इफेक्ट द ब्रेन इट में कॉज सीजर्स। जो फ्लूइड का ओवरलोड होता है वो हो सकता है, ठीक है, और ये ब्रेन को अफेक्ट करता है जिससे सीजर्स भी आ सकते हैं। अब फीलिंग ऑफ फैटिग में लास्ट फॉर वीक्स इन एडल्ट्स, और जो कमजोरी होती है वो कई हफ्तों तक रह सकती है। तो बेसिकली क्या होता है रिकवरी फेज में कि ये कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक चल सकता है फुल्ली कंप्लीट होने में। और इसमें जो वाइटल्स होते हैं, क्योंकि वायरस अपना काम कर चुका होता है और मर चुका होता है, बॉडी से बाहर जा चुका होता है, तो इसमें जो है वाइटल जो है ना वो स्टेबलाइज होते हैं, प्लूराइटिस टाइप में रेस्टेज होते हैं और फैटिग भी देखा जाता है। फिर देखते हैं इसके बाद, फिर देखते हैं डेंगू हेमोरेजिक फीवर, ठीक है। तो डेंगू में जो हेमरेज वगैरह होता है वो क्या होता है, किस प्रकार से होता है। तो फीवर और हिस्ट्री ऑफ एक्यूट फीवर लास्टिंग 2 to 7 days ओकेजनली बाईफेजिक। सो जो फीवर की हिस्ट्री होती है या एक्यूट फीवर की 2 से 7 दिन तक होता है, इसमें होता है। तो हेमोरेजिक टेंडेंसीज एविडेंस बाय लीस्ट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। और जो हेमोरेजिक टेंडेंसीज होती हैं उसको पता लगाने का ये तरीका है कौन कौन सी। अ पॉजिटिव टर्निकेट टेस्ट का पॉजिटिव आना, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पिटिकी, एक्जिमोसिस या परप्यूरास, ठीक है। ब्लीडिंग फ्रॉम द म्यूकोसा या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है, ब्लीडिंग हो सकती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से या किसी इन्फेक्शन साइट से, ठीक है, या म्यूकोसा से। या हेमेटोमेसिस या मेलेमा आना। उसके बाद क्या होता है हेमोरेजिक फीवर में, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ठीक है, ये 1 लाख पर mm³ और लेस, 1 लाख पर mm³ से भी नीचे होती है, ठीक। एविडेंस ऑफ प्लाज्मा लीकेज ड्यू टू इंक्रीज वस्कुलर परमिएबिलिटी, प्लाज्मा लीकेज में भी मिल सकता है। और सो यहाँ पे जो हेमरेज होता है ये फोटो में देख सकते हैं, उसकी ग्रेडिंग दी गई है। सो देख सकते हैं ग्रेड 1 में फीवर विथ कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स, पॉजिटिवनेस टेस्ट, ठीक है, या फिर
ग्रेड 2 में स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग स्किन, ठीक है, इन एडिशन टू ग्रेड 1। थर्ड में देख सकते सर्कुलेटरी फेलियर। फोर्थ में देख सकते हैं प्रोफाउंड शॉक, हाइपोटेंशन, ठीक है। सो ग्रेड 4 में शॉक की बात की गई है। तो ये हो गया ग्रेडिंग, और ये हो गया हेमोरेजिक शॉक, वो हेमोरेज डेंगू हेमोरेजिक फीवर। इसके बाद देखते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम क्या होता है। तो डेंगू शॉक सिंड्रोम में बेसिकली ये होता है, ऑल द अबव 4 क्राइटेरियाज ऑफ DHH हेमोरेजिक फीवर मस्ट बी प्रेजेंट प्लस एविडेंस ऑफ सर्कुलेटरी फेलियर। सर्कुलेटरी फेलियर भी होना चाहिए, ठीक है। कैसे? रैपिड या वीक पल्स के साथ, नैरो पल्स प्रेशर के साथ, ठीक है, या हाइपोटेंशन फॉर एज, या कोल्ड क्लैमी स्किन और रेस्टलेसनेस के साथ। तो बेसिकली क्या होता है कि शॉक जो होता है, जब ढेर सारा प्लाज्मा लीकेज के थ्रू लॉस्ट हो जाता है, उसके कारण से डेवलप होता है। डिक्रीज इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, हाइपोथर्मिया, हाइपोपरफ्यूजन रिजल्टिंग इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है, प्रोग्रेशन, ऑर्गन इम्पेयरमेंट एंड सीवियर हेमरेज शुड रेज कंसर्न फ्रॉम शॉक। सो ये हो गया। और जिसमें ये शॉक सिंड्रोम आता है उसमें मोर्टेलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। सो ये हो गया डेंगू शॉक सिंड्रोम। फिर इसके बाद देखते हैं डायग्नोसिस के बारे में, इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है। सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन देखते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में अगर देखेंगे तो सबसे पहले मोस्ट कॉमन फीवर होता है, रैशेज आते हैं, और हेमोरेजिक मैनिफेस्टेशन जैसे पिटेकी और परप्यूरा, एपिस्टैक्सिस, गम ब्लीडिंग, ब्लड इन वोमिटस, यूरिन और स्टूल, वेजाइनल ब्लीडिंग या पॉजिटिव टॉर्निकेट टेस्ट, ठीक है, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। हाइपोटेंशन मिलता है, ठीक है, एविडेंस ऑफ सर्कुलेटरी फेलियर, ये सब भी मिलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाने की भी ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। सो जो फेब्राइल इलनेस और डेंगू के बीच जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाई जाती है, खासतौर पर एंडेमिक एरियाज में, वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाती है। फीवर ड्यू टू डेंगू आर मोर ऑफन एसोसिएटेड विद न्यूट्रोपिनिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है, विद मैल्जियास, अर्थराइटिस एंड लेथार्जी अमंग एडल्ट्स, ठीक है। अब इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे करेंगे? जैसे पेन वगैरह हो रहा है, अर्थराइटिस जैसा पेन हो रहा है, जैसे बैकबोन फीवर की बात की गई थी, सो चिकनगुनिया से इसको थोड़ा मैच कर सकते हैं सिम्टम्स को, बट चिकनगुनिया इज मोर एप्ट टू डेवलप क्रोनिक अर्थराइटिस एंड द अर्बोवायरल एंसेफेलाइटिस रिक्वायर एडिशनल एपिडेमियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन एंड सेरोलॉजिकल डेटा टू मेक द डायग्नोसिस। और अगर इन्फ्लुएंजा की बात की जाए तो इन्फ्लुएंजा एंड मलेरिया आर इजीली कंफ्यूज्ड अर्ली इन डिजीज। सो राइनाइटिस और मेलियस से जो इन्फ्लुएंजा है उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और अगर साइक्लिसिटी, मतलब जो फीवर है वो साइक्लिक आ रहा है, ठीक है, एक पैटर्न में आ रहा है, और स्प्लीनोमेगाली दिख रही है, तो उससे मलेरिया को भी पहचाना जा सकता है। सो ये हो गया डिफरेंशियल डायग्नोसिस। फिर इसके बाद देखते हैं टॉर्निकेट टेस्ट किस तरह से किया जाता है। तो टॉर्निकेट टेस्ट इज परफॉर्म बाय इन्फ्लेटिंग अ ब्लड प्रेशर कफ इनटू द पॉइंट मिडवे बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर फॉर 5 मिनट। टेस्ट कंसिडर्ड पॉजिटिव व्हेन 10 और मोर पेटेकी पर 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इंच आर ऑब्जर्व। और इसमें 10 या 10 से ज़्यादा पेटेकी 2.5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 इंच एरिया में ऑब्जर्व किए जाते हैं तो उसे पॉजिटिव माना जाता है। और इन डेंगू हेमोरेजिक फीवर टेस्ट ये जो टेस्ट है ये यूजुअली पॉजिटिव आता है। फिर अगर लेबोरेटरी टेस्ट की बात की जाए कि इसमें कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए, तो जो डायरेक्टली लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं जिनसे डायरेक्ट पता चल जाता है वो है बाय डिटेक्शन ऑफ वायरल कंपोनेंट। जो वायरल कंपोनेंट है उसकी डिटेक्शन क्या है? RT-PCR एंड NS1 एंटीबॉडी डिटेक्शन। तो ये हो गया डायरेक्टली। फिर वायरस आइसोलेशन इन सेल स्ट्रक्चर न्यूक्लिक एसिड डिटेक्शन बाय PCR एंड वायरल एंटीजन डिटेक्शन सच एज फॉर NS1 i नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन टच डिटेक्टेड एंटीजन ऑन फर्स्ट डे ऑफ अटैक। तो अटैक के पहले ही दिन जो प्रोटीन टेस्ट डिटेक्शन है वो काम कर जाता है। या फिर सेरोलॉजी करा सकते हैं स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ का, ठीक। ऑल टेस्ट में भी नेगेटिव इन अर्ली स्टेज ऑफ द डिजीज़। और ये जितने भी टेस्ट हैं ये अर्ली स्टेज ऑफ डिजीज़ में नेगेटिव आ सकते हैं। अगर देखा जाए तो ल्यूकोपेनिया इज कैरेक्टरिस्टिक एंड एलिवेटेड ट्रांस एमनियासिस आर फाउंड फ्रिक्वेंटली इन डेंगू फीवर, ठीक। तो ल्यूकोपेनिया जो है वो इसका कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक। उससे पता कर सकते हैं कि हाँ इनको डेंगू हो सकता है। अब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, फिब्रिनोलिसिस एंड हीमोकॉन्सेंट्रिक कॉन्सेंट्रेशन अगर मोर ऑफन इन हेमोरेजिक फॉर्म ऑफ डिजीज। एनीमिया भी कॉमन हो सकता है। और इन सब में ESR का जो टेस्ट हम कराते हैं वो मोस्टली केसेस में नॉर्मल होता है डेंगू के, ठीक। PCR एंड वायरल एंटीजन डिटेक्शन आर मोर एक्यूरेट इन फर्स्ट 7 डेज। PCR टेस्ट या फिर वायरल एंटीजन डिटेक्शन जो टेस्ट होता है ये मोर एक्यूरेट माने गए हैं। और
अगर देखा जाए तो IgM, IgG, एलिजा अगर फेब्राइल फेज के बाद किया जाता है तो इससे वेरिफिकेशन मिल जाता है। तो अगर इनडायरेक्टली की बात की जाए तो बाय सीरोलॉजी डेंगू IgM, IgG रैपिड स्ट्रिप टेस्ट कन्फर्मिंग द डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए किया जाता है। एंड द लेटेस्ट स्टेज ऑफ इन्फेक्शन से मतलब है फेब्राइल फेज के बाद। सो इन्फेक्शन होने के 5 या 7 दिन बाद IgG या IgM एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाती हैं और द हाइएस्ट लेवल मतलब टाइटर लेवल ऑफ IgM आर डिटेक्टेड फॉलोइंग द प्राइमरी इन्फेक्शन, बट IgM इज ऑल्सो प्रोड्यूस इन सेकेंडरी और टर्चरी इन्फेक्शन। तो प्राइमरी इन्फेक्शन के लिए IgM प्रोड्यूस की जाती है और IgM से ही जो सेकेंडरी और जो टर्चरी है वो भी इन्फेक्शन को कवर किया जा सकता है। सो वायरस इज रिकवर्ड फ्रॉम ब्लड बाय PCR और डिटेक्शन ऑफ द स्पेसिफिक वायरल प्रोटीन NS1 बाय ELISA ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, टोर्निकेट टेस्ट से पता भी कर सकते हैं और इसके साथ ही जो जनरल इवेल्युएशन है लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में, जैसे कि सेरोटाइप एंड मॉनिटरिंग प्लेटलेट काउंट को मॉनिटर किया जा सकता है, उससे पता कर सकते हैं। सेरम एल्ब्यूमिन से AST ALT भी ड्यूरिंग फेब्राइल फेज जो होते हैं वो बढ़े होते हैं, तो इससे भी पता किया जा सकता है। अगर एंटीबॉडीज़ की बात की जाए तो IgM जो एंटीबॉडीज़ हैं ये 30 से 90 दिन के बाद अनडिटेक्टेबल होती हैं आफ्टर अ प्राइमरी इन्फेक्शन बट अर्लियर फॉरवर्डिंग री इन्फेक्शन। वही चीज़ बात आएगी लेबोरेटरी पैरामीटर क्या होता है, तो हेमाटोलॉजी अगर कराएंगे तो उसमें ल्यूकोपीनिया मिलेगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मिलेगा, एसिटी चेंजेस मिलेंगे। अगर लो सीरम प्रोटीन में क्लॉटिंग टाइम में डिफरेंस मिलेगा नॉर्मल से। सो ये सब चीज़ें मिल सकती हैं। अब आते हैं इसके प्रोग्नोसिस पे। सो अगर प्रोग्नोसिस देखी जाए सो जितनी भी फर्टिलिटीज़ अकर विथ सेवियर डिजीज़ द एस्टिमेटेड मोर्टेलिटी अपीयर्स टू बी डिमिनिशिंग likely due to improved recognition of disease and the wider availability of supportive treatment. So cause of that mainly क्या हो सकते हैं, हेमोरेजिक फीवर हो सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड एक्यूट हेपेटाइटिस आर प्रेडिक्टर ऑफ सीवियर डेंगू एंड हाई मोर्टेलिटी। ठीक है, सो जो सीवियर डेंगू है अगर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ज़्यादा मिल रहा है, हेपेटाइटिस मिल रहा है, तो इससे पता किया जा सकता है कि जो डेंगू है वो सीवियर फॉर्म में चला गया। ऑल्दो डेंगू शॉक सिंड्रोम पोर्टेंड्स पुअर डायग्नोसिस। In general, more severe form of disease occurs more often. Comorbidities of CVD, diabetes, stroke, pulmonary disease, kidney disease and older age are associated with more severe dengue. So अगर बीमारी है किसी को पहले से ही कोई क्रोनिक बीमारी है तो फिर उसको भी जो डेंगू है वो मोर सीवियर हो सकता है। सो ये हो गई इसकी प्रोग्नोसिस। अगर प्रिवेंशन की बात की जाए देयर आर नो अप्रूव्ड वैक्सीन फॉर द डेंगू वायरस। इस समय अगर बात की जाए तो वैक्सीन डेंगू वायरस की नहीं है। प्रिवेंशन दस डिपेंड ऑन द कंट्रोल ऑफ द प्रोटेक्शन फ्रॉम बाइट्स ऑफ द मॉस्किटो दैन स्ट्रेस ट्रांसमिटेड। तो मतलब कि चूँकि इसकी कोई अभी तक अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं आई, इसीलिए जो मॉस्किटो बाइट से जो बचाव है वो किया जाना ज़रूरी है। उसके जो कह सकते हैं स्टेप्स हैं, जिसके जो मोड है उनको यूज़ किया जाना ज़रूरी है। ठीक है, द प्राइमरी मेथड ऑफ कंट्रोलिंग एडिस एजिप्टाई इज़ बाय एलिमिनेटिंग इट्स हैबिटेट। ठीक है, तो सबसे बढ़िया है कि जो यहाँ पे इसका हैबिटेट है उसे ही नष्ट कर दो। दिस इज डन बाय एम्प्टिंग कंटेनर ऑफ वाटर और बाय एडिंग इंसेक्टिसाइड और बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट टू दीज एरियाज। ऑल्दो स्प्रेइंग विथ ऑर्गेनोफॉस्फेट और पायरीथ्रोइड इंसेक्टिसाइड इज नॉट दो बी इफेक्टिव। ऑर्गेनोफॉस्फेट और पायरीथ्रोइड इंसेक्टिसाइड से ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, बट पीपल कैन बी प्रिवेंट मॉस्किटो बाइट बाय वेयरिंग क्लोथ दैट फुली कवर्स स्किन यूजिंग मॉस्किटो नेट। ठीक है, मॉस्किटो नेट के द्वारा भी मच्छर से बचा जा सकता है, मच्छरदानी कहते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंसेक्ट रिपेलेंट का प्रयोग कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं अगर डेंगू की बात की जाए तो डेंगू एंडेमिक एरियाज़ में जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है उसकी स्क्रीनिंग करना भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, अभी मैंने कहा कि नो अप्रूव्ड वैक्सीन है, लेकिन अगर 2023 की बात की जाए तो डेंग वैक्सिया, ठीक है, अ रिकॉम्बिनेंट लाइव एटेन्यूएटेड टेट्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन इज़ FDA अप्रूव्ड है, जो 9 से 16 साल के बच्चों के लिए बनाई गई है और इसको फर्स्ट लाइसेंस जो मिला था वो 2015 में मिला था एंड इट इज़ अप्रूव्ड इन मोर देन 20 कंट्रीज। डेंग वैक्सिया ट्रायल रिपोर्टेड ओवरऑल 56% एफिकेसी के साथ इसको यूज़ किया जाता है। फिर इसके बाद देखते हैं मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। सो देयर इज़ नो स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग फॉर डेंगू, हाउएवर मेंटेनिंग प्रॉपर फ्लूइड बैलेंस इज इम्पॉर्टेंट। तो जो ट्रीटमेंट है वो सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है वेरिंग फ्रॉम ओरल रिहाइड्रेशन
थेरेपी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी हम घर पे भी कर सकते हैं क्लोज फॉलोअप्स के साथ। इंट्रावेनस फ्लूइड एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू हॉस्पिटल एडमिशन, ठीक है, अगर आईवी फ्लूइड चलाना पड़ता है या ब्लड ट्रांसफ्यूजन चलाने करता है तो उसके लिए पेशेंट को एडमिट करा देना चाहिए। अ डिसीजन फॉर हॉस्पिटल एडमिशन इज टिपिकली बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ वार्निंग साइन स्पेशली इन दोज विथ प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन। अगर किसी के साथ पहले से कोई समस्या है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या है और उसको वार्निंग साइंस मिल रहे हैं, ठीक है, कि ये जो डेंगू है ये सीवियर हो सकता है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा देना चाहिए। इन्वेसिव मेडिकल प्रीडिसर्स सच एज नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन एंड आर्टरी पंक्चर आर अवॉइडेड। ऐसी कोई भी चीज़ जिससे शरीर में ब्लीडिंग हो सकती है उसको अवॉइड करना चाहिए। पैरासीटामोल मतलब कि एसिटोअमिनोफेन इज यूज्ड फॉर फीवर एंड डिस्कम्फर्ट व्हाइल एनासिड सच एज इबुप्रोफेन एंड एस्पिरिन आर अवॉइडेड एज दे माइट एग्रेवेट द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। ठीक है, वो खून को पतला कर देते हैं, इसी वजह से उनको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, इंट्रावेनस हाइड्रेशन इज यूजुअली ओनली नीडेड फॉर 1 or 2 days। द रेट ऑफ फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन इज टाइट्रेटेड बाई टू अ यूरिनरी आउटपुट 0.5 से 1 ml पर kg पर आवर तक। ठीक है, स्टेबल वाइटल साइंस एंड नॉर्मलाइजिंग द हेमाटोक्रिट। अगर इमरजेंसी की बात की जाए या हाई डिपेंडेंसी यूनिट की बात की जाए तो अर्ली प्रेजेंटेशन विथ शॉक, ठीक है, अगर उसमें शॉक आता है ऑन डे 2 और 3 ऑफ इलनेस, सीवियर प्लाज्मा लीकेज आता है या अनडिटेक्टेबल पल्स या ब्लड प्रेशर होता है, सीवियर ब्लीडिंग होती है या फ्लूइड का ओवरलोड होता है या ऑर्गन का इम्पेयरमेंट जैसे हेपेटिक डैमेज या कार्डियोमायोपैथी या इंसेफेलोपैथी या इंसेफेलाइटिस होता है, तो ऐसी कंडीशन में इमरजेंसी में या हाई डिपेंडेंसी यूनिट में पर्सन को अर्जेंटली एडमिट करा के ट्रीट करना चाहिए। और नेसाइड्स को NSAIDs को इसके यूज़ को मिनिमाइज या कम कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे जो गैस्ट्राइटिस और ब्लीडिंग का रिस्क होता है वो कम हो जाता है। प्लेटलेट काउंट डू नॉट यूजफुल प्रिडिक्ट क्लिनिकल सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग। ठीक है, ब्लीडिंग को पता करने के लिए प्लेटलेट काउंट की जो रिपोर्ट होती है उससे पता नहीं चल सकता है, बट प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन रिक्वायरमेंट हो सकती है, ठीक, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में। अगर हेमोरेजिक कॉम्प्लिकेशंस की बात की जाए तो 5 से 10 ml पर kg के हिसाब से फ्रेश पैक्ड रेड सेल्स पर्सन में एडमिनिस्टर करनी चाहिए, और या 10 से 20 ml पर kg बॉडी वेट के हिसाब से फ्रेश होल ब्लड FWB जो होता है उसको पर्सन में एडमिनिस्टर करना चाहिए, जिसमें फ्रेश होल ब्लड जो है वो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। और अगर पैक्ड सेल या फ्रेश ब्लड जो भी पॉसिबल हो, एंडेमिक एरियाज में वैसे तो मारामारी रहती ही है, बट जो भी पॉसिबल हो वो एडमिनिस्टर कराना चाहिए। अगर सीवियर ब्लीडिंग हो रही है तो यूज़ ऑफ ब्लड इज़ प्रेफरेबल इंस्टेड ऑफ प्लेटलेट एंड फ्रेश ब्लड, सो जो होल ब्लड है उसको प्रेफर किया जाता है। अगर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की बात की जाए तो इसमें इश्यूज़ क्या आते हैं उसके बारे में देखा जाए। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो होता है उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है, और इसमें स्ट्रॉन्ग एंटीजन स्टिमुलस होते हैं जो इवोक कर देते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को। फर्दर इम्यून मेडिकेटेड प्लेटलेट जो होती हैं, ठीक है, उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जिसके कारण से इसी वजह से कई बार प्लेटलेट को देने से भी प्लेटलेट जो रोगी की हैं वो टूटती हैं। फिर इसके बाद देखते हैं क्राइटेरिया फॉर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन। बट प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करने के क्या क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं। प्लेटलेट काउंट ऑफ डेंगू पेशेंट फ्लक्चुएट इन एन अनप्रिडिक्टेबल मैनर। अगर अनप्रिडिक्टेबल मैनर में फ्लक्चुएट कर रही हैं तब हम प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। ऐसी कौन सी कंडीशन में प्रोफाइलेक्टिक प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन नेसेसरी नहीं है उसके बारे में देखते हैं। सो अगर पेशेंट स्टेबल है और उसकी प्लेटलेट काउंट मोर देन, कम है नॉर्मल से लेकिन मोर देन 10,000 है, ऐसी कंडीशन में प्लेटलेट को चढ़ाना नेसेसरी नहीं होता है, क्योंकि जो बॉडी है वो खुद ही प्लेटलेट्स का निर्माण कर रही होती है। पेशेंट विथ प्लेटलेट काउंट मोर देन 20,000, लो है मोर देन 20,000 है और हल्की माइनर ब्लीडिंग है तो भी इसको प्रेफर या नेसेसरी नहीं माना जाता है। और पेशेंट विथ प्लेटलेट काउंट मोर देन 50,000 विथ सिग्निफिकेंट, अगर ज़्यादा ब्लीडिंग है फिर भी प्लेटलेट काउंट मोर देन 50,000 है तो भी नेसेसरी नहीं माना जाता है। अगर इन 3 कंडीशंस के अंदर पेशेंट आ रहा है तो प्लेटलेट को चढ़ाना इतना नेसेसरी नहीं माना जाता है। फिर इसके बाद देखते हैं अगर रिकवरी फेज की बात की जाए तो इंट्रावेनस फ्लूइड आर डिसकंटिन्यूड। जो रिकवरी फेज के दौरान जो इंट्रावेनस फ्लूइड है उनको डिसकंटिन्यू कर देता है। क्यों? क्योंकि फ्लूइड ओवरलोड की कंडीशन से प्रिवेंट करना होता है। ये फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है, ठीक है, और वाइटल साइंस स्टेबल है, ठीक है,
तो सिर्फ बंद कर देना चाहिए जो फ्लूइड हैं बस, उसके बाद बॉडी धीरे धीरे खुद ही रिकवर हो जाती है। लेकिन अगर पेशेंट क्रिटिकल फेज में या फिर पेशेंट क्रिटिकल फेज से बाहर आया है और उसके अंदर आईवी फ्लूइड का ओवरलोड है तो अ लूप डायूरेटिक सच एज फुरोसेमाइड में बी यूज टू एलिमिनेट एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द सर्कुलेशन। ठीक है, तो फुरोसेमाइड को भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये हो गया रिकवरी फेज। अभी मैंने आपसे वैक्सीन के बारे में बात की थी। सो डेंगवैक्सिया वैक्सीन का नाम है, जिसकी 56% एफिकेसी है, जो कि 9 से 16 साल के बच्चों और जिनकी प्रीवियस हिस्ट्री डेंगू के साथ है उनमें यूज़ की जा सकती है। ठीक है, और इसको 2015 में 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने लाइसेंस दे दिया है। द वैक्सीन इज़ गिवन टू 0, 6 एंड 12 मंथ, पहले 3 डोज में लगाई जा सकती है। ऑल्दो 2 डोज आर शेड्यूल इज़ लाइकली एफिकेसियस। ठीक है, लेकिन 2 डोज में भी उसकी एफिकेसी पूरी हो जाती है। इसके कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट अभी तक देयर इज साइड इफ़ेक्ट वर नो मोर कॉमन देन इन प्लेसिबो रेसिपिएंट। और इस वैक्सीन को 9 से 45 साल के बच्चों के लिए 45 साल के वयस्क के लिए इंडिकेट किया गया है। हाउएवर डेंगवैक्सिया कैरीज एन इंक्रीज रिस्क ऑफ सीवियर डेंगू in those who experience their first natural dengue infection after vaccination। So डेंगवैक्सिया से क्या होता है कि अगर डेंगू हुआ तो जो सीवियर डेंगू के जो रिस्क होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं उन लोगों में जिनको पहले एक बार नॉर्मल डेंगू हो चुका होता है। इसमें जो कॉन्ट्राइंडिकेशन दिया गया है वो है प्रेग्नेंट वुमेन एंड इम्यूनो सप्रेस्ड पर्सन शुड नॉट बी वैक्सीनेटेड। एक और टेट्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन है अ 2 डोज TAK 003 is currently in phase 3 clinical trial and has shown promising result। इसमें 73.3% एफिकेसी नज़र आती है। सो इसी के साथ ये डेंगू जो टॉपिक है ख़त्म होता है। और अगर वीडियो पसंद आई हो, आपको टॉपिक समझ में आया हो, तो आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर भी कर सकते हैं। और कोई कन्फ्यूज़न है वीडियो के दौरान, अगर कोई क्वेरी होती है आपको डेंगू से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।